गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी लोगों का स्वागत है। यूनिट 9 कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में क्या करेंगे, जो पूरा अब तक हमने पढ़ा है उसके की पॉइंट जो है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसको हम लोग साथ साथ डिस्कस करके एक नोट्स ऐसा बना लेंगे परीक्षा की दृष्टि से, एक बार देखे तो पूरा यूनिट 9 हमें दिमाग में पूरा छप जाए। तो उसका नोट्स आपके सामने ही आप ही लोग बनवाएंगे और पूरा बना करके रख देंगे। फिर आज कंप्लीट होने के बाद कल हम लोग पीवाईक्यू कर लेंगे 2017 से लेकर के 2023 दिसंबर तक का यूनिट 9 का पीवाईक्यू कर लेंगे। हमारा यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगा। हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। कल हम लोगों ने ध्यान को देखा था कि ध्यान की कक्षा अगर लेनी हो किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप क्या क्या बताओगे अपने साधकों को, और कैसे अभ्यास कराना चाहिए, कितनी देर शुरुआत में करानी चाहिए, ये सब हम लोगों ने कल देख लिया था। ध्यान के दौरान की सावधानियां भी हम लोगों ने देख ली थी। ध्यान से पहले क्या अभ्यास कराना है वो भी देख लिया था। अब आज हम लोग देखेंगे टीचर के द्वारा, अगर आप शिक्षक हैं, आप योग करा रहे हैं, तो खुद का मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है। एक शिक्षक का स्व मूल्यांकन, एक योग शिक्षक का, हम लोग योग के संदर्भ में बात कर रहे हैं, एक योग शिक्षक का स्व मूल्यांकन जरूरी है। उसके बारे में योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में कहा गया है कि जब अध्यापक किसी क्रिया को रोज एक ही ढंग से सिखा रहा है, करा रहा है, तो कुछ ही दिनों में अभ्यास क्या होता है, बोरियत होने लगती है। उस अभ्यास से अरोचक हो जाता है वो अभ्यास, उसमें रोचकता नहीं रह जाती है। तो इससे क्या सीखने को मिला, हर रोज हमें अभ्यास, हर रोज नहीं तो कुछ दिनों बाद उस अभ्यास में हमें कुछ नयापन डालना है, शब्दों को चेंज करना है, कुछ सीक्वेंस चेंज करना है, या कुछ ऐसा कर देना है उसमें कि नयापन बना रहे, उसका रोचकता उसकी बनी रहे। क्रियाओं में उचित परिवर्तन कर उसे सही तरीके से प्रस्तुत करें। जो क्रिया आप करवा रहे हैं उसमें सही परिवर्तन जो भी है उसको करके और बिल्कुल सटीक तरीके से उसको प्रस्तुत करना है। साथ ही शिक्षक को खुद अध्यापन के जो तरीके हैं, यानी जो आप सिखा रहे हैं, सिखाने का जो आपका तरीका है, उसका खुद भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि आज जो हमने सिखाया उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, स्टूडेंट ठीक से सीख पाए तो सही। उसमें कई चीजें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उसमें फीडबैक भी लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान हमें पता चल जाता है कि हमारे आज की कक्षा कितनी अच्छी रही, या उसमें कोई कमी रही या नहीं रही। उसके बाद कहते हैं अध्यापक को खुद से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या पाठ योजना बनाने में पर्याप्त समय दिया गया, क्या पाठ योजना को बनाने में पर्याप्त विचार हमने किया, यानी कि लेसन प्लान जो आप तैयार कर रहे हैं, क्या लेसन प्लान तैयार करने में आपने समय लगाया भरपूर। ये भी हमें सोचा, ये नहीं कि लेसन प्लान 2 मिनट में तैयार करके जैसे तैसे अनमने ढंग से कर दिया, वो भी नहीं, इस पर भी विचार करना है। क्या छात्र हमारी पढ़ाई को, जो हम पढ़ा रहे हैं जिस विधि से भी, जो भी लेसन प्लान तैयार करके, उसे उत्साह पूर्वक अपना भी रहे हैं उसे, और फिर उस पर अपनी अनुक्रिया यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या उस पर फीडबैक दे रहे हैं, क्या उस पर क्वेश्चन सेशन आंसर में भाग ले रहे हैं, इस पर भी हमें विचार करना है। क्या हम जो पढ़ा रहे हैं अध्यापन की जिस विधि को भी, अध्यापन की पूरी प्रक्रिया को भी, क्या उसमें नया अनुभव कुछ आया है। तो बट ऑब्वियस है, जब आप सिखाते हो तो नए नए अनुभव आपको आते हैं, स्टूडेंट से ही आपको अनुभव आते हैं। क्या कार्य में पिछड़े छात्रों के लिए पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाता है, खुद से पूछना है ये कि क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, तो जो छात्र थोड़े कमजोर हैं, जो छात्र थोड़े इंटेलिजेंट की श्रेणी से थोड़े नीचे हैं, उनको उस श्रेणी तक लाने के लिए क्या हमने कोशिश की है, क्या हमने उन छात्रों की सूची बनाकर उनको ध्यान दिया है अलग से, क्या छात्र अपनी गलतियों को सुधार कर पा रहे हैं, क्या हमने इतना समय दिया है, क्या हमने सकारात्मक तरीके से छात्रों की गलतियों को पॉइंट आउट किया है, क्योंकि सकारात्मक तरीके से नहीं करेंगे तो छात्र नहीं सीखेंगे। प्रगतिशील अध्यापक को
क्या करना चाहिए, अपने अध्यापन कार्य में लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए और प्रयोग करने के बाद उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए कि हमने जो प्रयोग किया वो सफल रहा या नहीं रहा, ताकि वह सक्रिय अध्यापक बनकर स्वयं और छात्रों को संतुष्ट कर पाए। तो देखिए, स्वमूल्यांकन, किन किन बातों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए, उस बात की चर्चा योग अभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में दी गई है और बहुत सुंदर व्याख्या है। आगे है, अब सवाल कुछ करते हैं कि 20 से 30 मिनट का अभ्यास कितने घंटे की नींद के बराबर माना जाता है योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक? जवाब 6 से 7 घंटे की नींद। फर्स्ट ऑप्शन। पल्लवी जी, श्वेता जी, बिमला जी, ललिता जी, रिया सेन जी, कुछ लोगों ने माइक खोलकर जवाब दिया, कुछ लोग मैसेज में जवाब दे रहे हैं। 6 से 7 घंटे की नींद के बराबर, ये पुस्तक में लिखा हुआ है, हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान के अभ्यास से क्या होता है? हृदय गति बढ़ती है, हृदय गति कम होती है, श्वसन की गति बढ़ती है, श्वसन गति कम होती है। कूट में आंसर दें। 3 और 4। 2 और 4। 2 और 4। 2 और 4 होंगे। 2 और 4 होगा। 2 और 4। हृदय गति कम होती है, श्वसन गति भी कम होती है। ये किसमें था? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हम लोग देख रहे थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये होता है, तो वो चीजें ध्यान से संबंधित है। 2 और 4, चौथा वाला आंसर सही है। उसके बाद हम आते हैं, ध्यान के अभ्यास से कौन सा नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है? अनुकंपी, परानुकंपी, अनैच्छिक? अनुकंपी तंत्रिका। बहुत बढ़िया। हाँ, परानुकंपी, उसी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, तो परानुकंपी। बहुत बढ़िया श्वेता जी। अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र। हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक ध्यान के दौरान मस्तिष्क में कौन सी वेव निकलती है? कूट में भी आंसर है, अल्फा वेव, बीटा वेव, गामा, कभी कभी थीटा वेव। पहला और चौथा। पहला और चौथा। 1 and 4। आप लोगों का ये कहना, सभी लोगों का एक मत, कि अल्फा वेव तो निकलता ही है, कभी कभी थीटा वेव भी निकलता है। इसे पहला और चौथा आंसर सही है, बिल्कुल सही। पुस्तक में भी यही लिखा हुआ है, हम इसी को सही आंसर मानकर आगे बढ़ेंगे। इस रिसर्च के बाद ये चीजें सामने आई। ध्यान की विधि में इनमें से कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता है? अधिक अभ्यास से अधिक लाभ। सबको 20-30 मिनट का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। योगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए। योगिक अभ्यास खिंचाव युक्त आसन श्वसन के बाद करना लाभदायक होता है। जो सिद्धांत लागू नहीं होता है उसको हमें इसमें से पॉइंट आउट करना है। पहला और दूसरा। फर्स्ट और सेकंड। दूसरा तो है 20-30 मिनट का अभ्यास करना। अच्छा, तो एक लेकिन करते हैं। थर्ड भी हो सकते हैं, मिस्टर के अभ्यास ध्यान से शुरू नहीं करना। पहला है अधिक अभ्यास से अधिक लाभ। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। नहीं। अधिक अभ्यास से अधिक लाभ वाला सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता है, ठीक है। ये पढ़ाया गया है इसमें कि हम लोग जानते हैं ना, अधिक अभ्यास करेंगे अधिक लाभ होगा, तो ऐसा नहीं है, ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। अधिक अभ्यास अधिक लाभ। उसके बाद सबको 20-30 मिनट का अभ्यास नहीं कराना चाहिए, ये सिद्धांत लागू होता है। यौगिक अभ्यास ध्यान से ही शुरू करना चाहिए, ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। और चौथा लागू होता है। तो पहला और तीसरा ये है आंसर होगा ये, क्योंकि इसमें थोड़ा घुमावदार कोई सवाल था, तो पहला और तीसरा 1 और 2 वाला आंसर, 1 और 3 वाला जो इसमें है वो सही है। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक स्वस्थ और स्थिर लोगों के लिए लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना बुद्धिमानी नहीं है। लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास कराना बुद्धिमानी है। ध्यान का अभ्यास मिताचार से कराया जाए, ध्यान का अभ्यास नहीं कराना चाहिए। 2 ऑप्शन सही है,
कौन से 2 ऑप्शन सही होंगे इसको बताइए, पढ़ा 2 हुआ और है। 3। एक और तीन। थर्ड सही है। एक और तीन। पहला भी सही सर है। पहला और तीसरा। देखिए बिल्कुल सही, पहला हम लोगों ने इसमें पढ़ा था। जो दूसरा आप लोग जो दूसरा कह रहे हैं या अलग अलग ऑप्शन, उन लोगों ने नहीं पढ़ा था या उस दौरान नहीं होंगे क्लास में। हम लोगों ने साफ साफ कहा था कि पढ़ाने के दौरान जब हम लोग ध्यान वाला पढ़ा रहे थे तो उसमें बात ये आई थी कि लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास, जो लोग स्वस्थ हैं स्थिर हैं उनके लिए बुद्धिमानी नहीं है लंबी ध्यानावस्था का अभ्यास प्रारंभ कराना, यही सेंटेंस इस्तेमाल किया गया था। तो ये सही और सटीक, ठीक है। तो दूसरा वाला ठीक उसके उलट है, तो ये तो नहीं होगा दूसरा वाला, पहला होगा। तीसरे में कहा गया था आगे उसमें कि ध्यान का अभ्यास मिताचार से कराया जाए, यानी धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाए। तो पहला और तीसरा आंसर सही है। तो ये सी वाले किसमें है, पहला तीसरा, डी वाले में, डी में पहला और तीसरा। ध्यान कीजिएगा, अभी मैंने वीडियो नहीं डाला शायद इसलिए भी कई लोग रिवीजन नहीं कर पाए, आज वीडियो डाल दूंगा क्लास में। ध्यान सिखाने के लिए इनमें से जरूरी है मधुर स्वर में निर्देश दिए जाएं, सरल क्रिया विधि का इस्तेमाल हो, उपर्युक्त दोनों का ध्यान रखें, इनमें से कोई नहीं। थर्ड ऑप्शन। दोनों ऑप्शन। दोनों होंगे, जो पहला और दो। उपर्युक्त दोनों होंगे। तो कल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप कल हम लोगों ने देखा भी था कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। तो जिनका थोड़ा सा छूट गया होगा उस दौरान कहीं और ध्यान चला गया होगा, इसीलिए दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, वीडियो भेजने पर हो जाएगा। ध्यान का अभ्यास सामान्यतः ज्यादा प्रभावशाली और लाभदायक होता है जब सिर्फ ध्यान की कक्षा कराई जाए। जब ध्यान की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास के साथ हो, ध्यान का अभ्यास कक्षा के प्रारंभ में कराया जाए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सेकंड। सर सेकंड ऑप्शन की कक्षा अन्य यौगिक अभ्यास के साथ में। अन्य यौगिक अभ्यास के साथ। मानसी जी, हीना जी, सेकंड ऑप्शन सर। सोमपीठी जी, हाँ सर, सेकंड ऑप्शन ही लग रहा है। ज्योति जी, सर दूसरा ही ऑप्शन। तो दूसरा ही ऑप्शन सही है, ठीक है। ये आपने कहा ना लग रहा है, इसलिए आपने कहा कल आपका ये छूट गया होगा पढ़ने में, इसीलिए आप ये कह रहे हैं। कल ध्यान वाला हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरा ऑप्शन सही है। सिर्फ ध्यान का अभ्यास नहीं कराना है, ध्यान का अभ्यास बाकी योग अभ्यास के साथ में कराना है। अच्छा, अभी मैंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? शिक्षण विधि में पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें था कि कुछ लोग ही जवाब देते हैं तो सबको इन्वॉल्व करना है। उसका क्या तरीका अपनाएंगे? जिन लोगों ने जवाब दिया उनका लेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा, और जो चुप है नहीं जवाब दे रहे हैं उनका नाम लेकर के पुकार नाम से पूछना है। तो उनके अंदर भी होता है कि अच्छा मुझे भी पूछा गया तो मुझसे भी पूछा जा सकता है, अलर्टनेस आती है एक, फिर वो ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको भी अपनी क्लास में करना है। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक पाठ योजना कब तैयार करनी चाहिए? क्वेश्चन पूछा गया कई बार। कक्षा से कुछ समय सर पहला ऑप्शन कक्षा से ठीक कर। सेकंड कुछ समय पूर्व। सॉरी सर, ये सेकंड ऑप्शन है। हाँ, कुछ समय पूर्व, सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक पहले अगर 2 ऑप्शन यहाँ है ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ठीक पहले में ये माना जाएगा कि क्लास अभी हो रही है, 1 घंटा पहले थोड़ी हम क्लास लेसन प्लान तैयार करेंगे, कुछ समय पूर्व करेंगे। ये वाला आंसर ज्यादा सटीक लगेगा, ठीक है। ठीक पहले वाला नहीं, वो लगेगा ठीक पहले वाला नहीं, एकदम हड़बड़ी में हमने किया हुआ है, जबकि ये सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा। कुछ समय पूर्व वाला सही होगा, ठीक है। किन्हीं का हैंड रेज है? मंजू जी का है शायद, क्या मानसी जी का है? बताइए मानसी जी। सर ये शायद है ना 2023 जून में आया है क्वेश्चन। हाँ, वो PYQ कल करेंगे तो ध्यान रखिएगा, कल आ जाएगा ये वाला। जी सर। हाँ सही कहा, आपको पूछा गया है, ये आसान नहीं है सवाल तो इसे, लेकिन ये उलझाने वाला है। अगला सवाल है, क्या सबको 30 मिनट या ज्यादा ध्यान कराना उचित है? हाँ, सबको 30 मिनट का ध्यान अभ्यास जरूरी है, नहीं साधक की क्षमता के हिसाब से कराना चाहिए। क्या होगा?
सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। के हिसाब से सेकंड ऑप्शन। सेकंड, क्षमता के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पाठ नियोजन का कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। तो उत्तम पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं ये पूछा जाता है। ये क्वेश्चन में आता है ऐसे ही, उत्तम पाठ जैसे आ जाएगा, योग अभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक उत्तम पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं? उत्तर 8 स्तर हैं। क्या है उत्तर? 8 स्तर हैं। ध्यान रखिएगा, 3 बार 4 बार बोल जाइए। उत्तम पाठ योजना, बेहतर लेसन प्लान की भूमिका के कितने स्तर हैं? उत्तर 8 स्तर है। कौन कौन से 8 स्तर हैं वो देख लेते हैं। पहला है, ऐसे बनाना है। जब आप लेसन प्लान तैयार करेंगे तो कैसे बनाएंगे? आप कागज कलम पे बनाएंगे या आप टाइप कर रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? पाठ क्रमांक लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। ये आपने लिख दिया पाठ क्रमांक और दिनांक, आज मेरी दूसरी क्लास है कि तीसरी क्लास, आज दिनांक क्या है। उसके बाद शुरुआत यहाँ से होता है, अध्यापक का नाम मैंने लिख दिया कौशल कुमार कमल। विद्यालय का नाम, जैसे अगर लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ में अगर पढ़ाना है तो वहाँ का नाम लिखेंगे, नहीं तो यहाँ का नाम लिखते हैं। जैसे कि अभी हमारे है गुरु परंपरा योग संस्थान, विद्यालय का नाम हो गया गुरु परंपरा योग संस्थान। अब कक्षा यानी कि समय की अवधि, कक्षा कितने बजे से कितने बजे तक आप लेंगे, तीसरे नंबर पर आएगा। ये सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा यानी समय सारणी कि सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे, कितने बजे। तो अभी जैसे क्लास आज हम लोगों ने किया था तो 7 से 8 बजे तक सपोर्ट कीजिए कि हमने किया था, 7 से 8। तो ये हो गया, 7 से 8 हो गया। अब इसके बाद देंगे चौथे नंबर पर पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास, कि पहले हम लोगों ने कौन सा अभ्यास कराया हुआ है, पिछली क्लास में कौन सा कराया। अगर पहली क्लास है तो पहले का अभ्यास नहीं आएगा, ये लिखा जरूर जाएगा उसमें, लेकिन ये पोर्शन खाली छोड़ा जाएगा। तो अगर ये हमने मान लो कि पहले करवाया हुआ तो उससे पहले का अभ्यास हमें इसमें पता होना चाहिए। पहली क्लास 3 दिन पहले हुई थी मेरी, अब आज क्या होगी उस क्लास में, तो हमने 3 दिन पहले क्या करवाया था। तो अभी जो हमने इससे पहले वाली क्लास क्या था, हमने ध्यान की क्रियाविधि देखी थी, जैसे कि प्रैक्टिकल में याद है। चौथे नंबर पे आया हमारा लेसन प्लान का, जब हम प्रैक्टिकल तैयार कर रहे हैं, क्या है इसमें शब्द? भूमिका। उत्तम पाठ योजना की भूमिका के कितने स्तर हैं? 8 स्तर हैं। वही स्तर हम देखते जा रहे हैं। 5वें नंबर पर कि आज हम क्या कराने वाले हैं, आज का अभ्यास हमारा क्या होगा। उसके बाद है हमारा पाठ का लक्ष्य हमारा क्या है, फिर है हमारा पाठ का उद्देश्य क्या है। आज का अभ्यास तक हो गया, यहाँ तक सीक्वेंस में दिक्कत नहीं आएगी। उसका लक्ष्य क्या है पाठ का, पाठ का उद्देश्य क्या है, और 8वें में हमें लिखना है एक सहायक सामग्री हमारी क्या क्या होने वाली है। हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम किसी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, हम किसी चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो भी करेंगे वो सहायक सामग्री पहले से। अब हमें बिल्कुल हम तैयार। तो 8 स्तर आपने देख लिया। 8 स्तर को एक बार याद कर जाइए। कैसे? पहला है अध्यापक का नाम, उससे पहले लिख देना इसमें पाठ क्रमांक दिनांक, फिर उसके बाद आएंगे अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा कितने बजे से कितने बजे तक होगी और कितनी देर की होगी, दोनों चीजें। प्रस्तुत अभ्यास जो पहले करवाया है, पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास और आज का अभ्यास, यहाँ तक हो गया। पाठ का लक्ष्य, पाठ का उद्देश्य और सहायक सामग्री। कितना आसान है, दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है ये। उसके बाद अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए वक्रासन वाली पाठ योजना है, तो इन्हीं का है, कार्तिकेश्वर जी का है। बताइए कार्तिकेश्वर। सर ये जो लक्ष्य और उद्देश्य इसका सर जो डिफरेंस है थोड़ा समझा दीजिए। लक्ष्य हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा और उद्देश्य जो है वो लक्ष्य क्यों प्राप्त करना है, इसको उद्देश्य कहेंगे। जैसे कि हमें लक्ष्य है हमारा यहाँ से कश्मीर जाना, लेकिन कश्मीर जाना लक्ष्य हमने किया किस उद्देश्य से किया, हमने कि घूमने के उद्देश्य से किया, या हमने इसलिए किया हुआ कि हमें कोई प्रोजेक्ट पर काम करना है, ये हमारा उद्देश्य है।
तो जैसे कि लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, अब योग के संदर्भ में आते हैं, और हाई लेवल के जो योगी जिनको कहते हैं उनके संदर्भ में, उनका लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, आत्मदर्शन करना। उद्देश्य उनका होगा क्यों आत्मदर्शन करना है भाई, तो उसका जो जवाब होगा वो उद्देश्य होगा। वो कहेंगे भाई हमें बहुत दुख में है, जैसे कि योग उसमें आपके सांख्य दर्शन में बताया गया कि प्रकृति और पुरुष का वियोग होना चाहिए, आत्मदर्शन होना चाहिए, लक्ष्य है। और उद्देश्य क्या है, इस क्यों आत्मदर्शन होना चाहिए, तो त्रिविध दुख जो है उससे मुक्ति पाना है, ये हमारा उद्देश्य है। समझ में आ गया कार्तिकेश्वर जी? जी सर। सर एक योगी के जो एक टॉपिक के आधार पर ये कैसे, सपोज हम कोई आसन अब सिखाएंगे, कोई ध्यान आप जब ध्यान ये आपका होमवर्क है, ये खुद करके लाइएगा, फिर बताएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। देखिए अब मास्टर के स्टूडेंट हैं आप, और पका पकाया इतना ज्यादा चाह रहे हैं कि अब कोई हम एग्जाम्पल दे करके पूरा हमने समझा दिया, अब थोड़ा सा अपना क्षमता नहीं लगाएंगे कैसे होगा, थोड़ा सा लगाइए, करके आइएगा। कल हम लोग PYQ करेंगे, तो आपको टास्क है कि आपको कराना है खिंचाव युक्त आसन कराना है, ठीक है? आपको दे देता हूँ पहले ही। आपको क्या करना है, संवर्धनात्मक आसन का बनाना है, और उसमें लक्ष्य और उद्देश्य आप करके आइए, और ये कल मुझे बताइएगा। उसमें कोई गलती होगी पहले अपना दिमाग लगाइए, गलती होगी तो फिर हम लोग क्लास में सब मिल करके लक्ष्य और उद्देश्य उसका तय करेंगे, ठीक है? संवर्धनात्मक आसन वाला, स्ट्रेचिंग वाले आसन का। अब आइए हम लोग एक और देखते हैं। वक्रासन मान लीजिए है, उसकी पाठ योजना आपको तैयार करनी है। तो वक्रासन की पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे? पाठ क्रमांक लिख दिया, दिनांक लिख दिया, अध्यापक का नाम लिख दिया, विद्यालय का नाम लिख दिया, विश्वविद्यालय का नाम अब चेंज ही कर देते हैं, टाइम दे दिया हमने इतने बजे, पूर्व में क्या अभ्यास कराया था हमने वो लिख दिया है यहाँ, और हमने आज का अभ्यास लिख दिया। अब देखिए पूर्व का अभ्यास कौन सा होगा, अगर हमें वक्रासन हमारा अगर है ना कि वक्रासन हमें कराना है, तो पूर्व का अभ्यास वही अभ्यास हम कराएंगे पहले। ये पूरी योजना में तैयारी होती है जो वक्रासन में मदद करता है। इसमें कौन सा सिद्धांत लागू होता है? प्रकमन का सिद्धांत, कि वक्रासन कराना है, या मान लीजिए कठिन अभ्यास है, या हमें मयूरासन कराना है, कठिन अभ्यास है, तो मयूरासन से पहले हम उसको सपोर्ट करने वाले, जिससे मयूरासन हमारा आसानी से लगे, वो आसन कराते हैं। तो वो हमारे सीक्वेंस में एक क्लास को दूसरा क्लास सपोर्ट करता है। तो यहाँ योग में उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। पूर्व में प्रस्तुत अभ्यास हमने दे दिया कि मान लीजिए हमने पश्चिमोत्तानासन कराया, उष्ट्रासन कराया, चक्रासन कराया, प्रमण मुक्तासन कराया, फिर हमने वक्रासन का अभ्यास आज कराना है। पाठ का लक्ष्य हमारा क्या है कि मेरुदंड में लचीलापन लाना, धीरे धीरे डायबिटीज को कंट्रोल में लाना। और पाठ्य का उद्देश्य क्या होगा कि हम स्वस्थ बने रहें, हमारे रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे जो है डायबिटीज हमारा ठीक हो जाए, वो कंट्रोल जो है वो करना, क्योंकि डायबिटीज से हम परेशान हैं, उद्देश्य है डायबिटीज को ठीक करना। और वक्रासन का अभ्यास है, उसमें पूर्णता लाना हमारा उद्देश्य है। वो उद्देश्य की प्राप्ति होगी तभी हम जो है लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, फिर मेरुदंड हमारा लचीला होगा, धीरे धीरे फिर डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। डायबिटीज से हम परेशान हैं, उसको ठीक करना उद्देश्य है। और लक्ष्य क्या हो गया, उसमें कई लक्ष्य हो सकते हैं, कई उद्देश्य हो सकते हैं एक भी आसन में। उसके बाद आते हैं सहायक सामग्री। और देखिए कई बार लक्ष्य और उद्देश्य पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, तो आप अपनी बात जरूर कहेंगे, और इसमें एक ऑप्शन जरूर छोड़ देंगे कि बच्चों पाठ का लक्ष्य और उद्देश्य अपने हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से, उनकी परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। हम योग इसलिए करते हैं हम स्वस्थ रहे, और योगी लोग योग इसलिए नहीं करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, वो तो है ही स्वस्थ, उनके लिए बहुत छोटी सी बात है ये। उनके लिए क्या होता है, हमें मोक्ष प्राप्त करना, आत्मदर्शन करना। तो हो गया ना, व्यक्ति टू व्यक्ति जो है, पर्सन टू पर्सन ये डिफर कर गया। अब हमने कहा सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री में कोलाहल रहित एक हॉल चाहिए, योगा मैट्स चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, स्केच पेन चाहिए, ये हमने लिख लिया। ऐसे ही आपको तैयार करना है। अगर समय हो तो सब लोग एक एक अभ्यास का तैयार करके ग्रुप में भेजिएगा। अब हम वक्रासन के लिए हमने अवस्था और क्रियाविधि अब हम बना रहे हैं। देखिए आगे बैठने की व्यवस्था, छात्रों को पंक्तिगत तरीके से बिठा दिया। अब हमने जो कल पढ़ा था उसको हम अब
एक्शन में ला रहे हैं। पाठ का आरंभ प्रार्थना से, किसी ध्यानात्मक या धारणात्मक आसन में हमने बिठा दिया, फिर हम प्रार्थना गाएंगे, प्रार्थना को पूरे उससे क्या होगा, मनोभाव बनाएंगे। अब अभ्यास का मौखिक परिचय देंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा था सीक्वेंस में। मौखिक परिचय देंगे तो आज हम लोग वक्रासन का अभ्यास सीखेंगे। छोटा सा हमने एक लाइन का लिखा है, वक्रासन के अभ्यास से आपकी रीढ़ की हड्डियां लचीली होंगी, रीढ़ की हड्डियों से संबंधित जो रोग हैं उस पर काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने दिया। शिक्षक द्वारा वक्रासन का फिर प्रदर्शन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये दिखाना है, फिर उसके बारे में बताना है स्टेप बाय स्टेप करके भी। फिर वैयक्तिक अभ्यास हम देंगे समय। स्टेप 1 हर आदमी व्यक्ति अलग अलग अभ्यास कर रहा है। अभ्यास करते हुए भी शिक्षक की नजर सब पे होगी, किसकी कमियां हैं उसकी कमियों को बताएंगे। फिर उनको कहेंगे अब सामूहिक अभ्यास करना है। शिक्षक एक साथ सबको निर्देश देंगे स्टेप बाय स्टेप, और जो गलत कर रहे हैं उस पर नजर भी रखेंगे। अब सामूहिक अभ्यास के बाद भी लगा कुछ गलती रह गई है, तो अभ्यास अधूरा रह गया, तो फिर से शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, फिर से प्रदर्शन करेंगे। निर्देश जो प्रदर्शन के बाद क्या बताएंगे, आप लोगों ने ये गलती की, देखिए वो गलती नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह पर हम ऐसे अभ्यास करेंगे। फिर से सामूहिक अभ्यास करवा करके करेक्शन को कंप्लीट कर देंगे, और फिर शिथिलीकरण का अभ्यास कराएंगे। लास्ट में सारांश और प्रश्नोत्तरी, या प्रश्नोत्तरी और सारांश जो भी होगा, इसको उस हिसाब से हम सजा लेंगे। अब कुछ अभ्यास का तुलनात्मक अध्ययन आपको बता रहे हैं, जैसे कि उद्यानबंद, अग्निसार, कपालभाति, नौली है। इसका अगर आपसे कहा जाए तुलनात्मक अध्ययन किया करने के लिए, तो इसमें कई चीजें अलग अलग हो सकती हैं। देखिए योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक में, और इससे सवाल हो सकता है पूछा जाए। जैसे एक दूसरे से अलग होते हुए भी है ये अभ्यास में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। उद्यानबंद, अग्निसार, कपालभाति में क्या समानता क्या असमानता है, देखिए। सभी अभ्यासों को बैठकर किया जा सकता है। उद्यानबंद आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। अग्निसार आप बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। नौली भी आप खड़े होकर बैठकर दोनों कर सकते हैं। तो सभी अभ्यासों को बैठकर भी किया जा सकता है। कपालभाति को छोड़कर उद्यानबंद, अग्निसार, नौली को खड़े होकर सुविधाजनक कंधों को झुकाकर किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कपालभाति के बारे में कहा गया सिर्फ बैठ करके ही करना है, इस पुस्तक के मुताबिक, ध्यान रखिएगा। ऊपर हमने बोल दिया था कपालभाति भी खड़े होकर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन इस पुस्तक के मुताबिक कहा गया है कपालभाति सिर्फ बैठकर करेंगे। तो ये नोट कर लीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन में ना रह जाए। अब कपालभाति को छोड़ करके शेष तीनों अभ्यास में बाह्य कुंभक का इस्तेमाल होता है। कपालभाति में कुंभक नहीं लगाते हैं, कपालभाति बस, लेकिन उद्यानबंद में भी कुंभक लगाते हैं, अग्निसार में भी लगाते हैं, नौली में भी लगाते हैं। अब चारों अभ्यास में समानता क्या है, चारों अभ्यास पेट की मांसपेशियों को सक्रिय रखा जाता है। अभ्यास के दौरान जब अभ्यास कर रहे हैं पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, एक्शन में होती हैं, और मांसपेशियों में क्रमाकुंचन गति होती है। एक रिदम बनता है पेट में, एक ऐसी गति होती है जिसको क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ये चारों अभ्यास में होता है। अब देखिए योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक अग्निसार का अभ्यास किया जाता है बैठकर, खड़े होकर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोनों। खड़े थर्ड होके ऑप्शन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उपर्युक्त दोनों। कपालभाति का अभ्यास किया जाता है सिर्फ बैठकर, सिर्फ खड़े होकर, बैठकर, खड़े होकर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अभी तो बोला सिर्फ बैठकर, कपालभाति सिर्फ बैठकर, ये अभी हमने अपना करेक्शन किया था सिर्फ बैठकर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन आया हुआ है, ये गलती हो जाती है। अब देखिए उद्यानबंद और अग्निसार का थोड़ा सा हम देख लेते हैं, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। उद्यानबंद में पेट की मांसपेशियों को शिथिल रखा जाता है, अग्निसार में पेट की मांसपेशियों में गति होती है। उद्यानबंद जब करते हैं तो क्या करते हैं, रुका होता है, और अग्निसार जब कर रहे होते हैं तो पेट की मांसपेशियां अंदर बाहर हम करते रहते हैं, गति होती है। उद्यानबंद में पेट अवतल दिखाई देता है, अंदर की तरह होता है, उसको अवतल, हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे अगर लेंस में, फिजिक्स में, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल दिखाई देता है, यानी पेट अंदर की तरफ होता है। अग्निसार में पेट उत्तल अवतल दोनों स्थिति में आता जाता रहता है, यानी ऊपर और नीचे।
उद्यान बंद में नाभि के ऊपर और नीचे दोनों भाग सक्रिय होता है। नाभि के ऊपर और नीचे हम लोगों ने उद्यान बंद में सीखा ना, दोनों को पीछे की तरफ खींचना है। अग्निसार में सिर्फ नाभि के पास का भाग ही सक्रिय रहता है। अब हम उद्यान बंद और कपालभाति का कंपैरिजन देख लेते हैं। उद्यान बंद बैठकर और खड़े होकर दोनों स्थिति में किया जाता है, कपालभाति सिर्फ बैठकर किया जाता है। उद्यान बंद में उदर की पेशियां निष्क्रिय होती हैं और वक्ष सक्रिय होता है। ठीक है। कपालभाति में छाती को कुछ उठाकर रखा जाता है और पेट की पेशियों से क्रिया की जाती है, एकदम शरीर सीधा होता है। यहाँ उद्यान बंद में मिथ्या अभिश्वसन होता है, यानी वायु को अंदर जाए दिए बिना छाती को फुलाए रखते हैं। मिथ्या अभिश्वसन मतलब ऐसा आभास होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं या ले रहे हैं। मिथ्या अभिश्वसन यानी वायु को अंदर जाए दिए बिना छाती को फुलाए रखते हैं। ऐसे घुटने पर हाथ होता है, पेट अंदर होता है, छाती फुली हुई होती है, ऊपर उठी हुई, कंधा उठा हुआ होता है। ऐसे कपालभाति में छाती को कुछ उठाकर रखा जाता है, पेट की पेशियों से क्रिया की जाती है। उसके बाद है उद्यान बंद में स्थिति बनाने के बाद उसे कितने लंबे समय तक बनाए रखा जाता है, इस बात से दक्षता नापी जाती है। आप कितनी देर तक उद्यान बंद का अभ्यास कर पा रहे हैं, श्वास को रोक पा रहे हैं। कपालभाति के अभ्यास की दक्षता को पूरक रेचक की गति और उसमें लय ताल कितना है आपका, उस लय ताल के द्वारा जांचा जाता है। अब आते हैं उद्यान बंद और नौली का कंपैरिजन करते हैं। उद्यान बंद के अभ्यास को नौली की तैयारी के लिए किया जाता है। प्री प्रैक्टिस अभ्यास है ये नौली का। कौन सा? उद्यान बंद। यानी नौली के लिए उद्यान बंद जरूरी है। नौली में आंतरिक गुहाओं में अधिक प्रेशर बनता है। आगे है अग्निसार और कपालभाति का कंपैरिजन देख लेते हैं। अग्निसार में क्या है, दोनों में यानी अग्निसार कपालभाति दोनों में पेट की मांसपेशियों की गति होती है, अग्निसार में भी कपालभाति में। अग्निसार में कहा गया है गति कम होती है। अग्निसार का अभ्यास जब करते हैं तो झटका मारते हैं धीरे धीरे, एक झटका मारा फिर रुके, झटका मारा। लेकिन कपालभाति में योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक में कहते हैं उदर की पेशियों की गति प्रति मिनट 120 रखी जाती है, यानी 1 सेकंड में 2 बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वो देखिए मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखा गया है। योगाभ्यासों की जो अध्यापन विधि पुस्तक है उसके मुताबिक अगर पूछा जाए कि कपालभाति के अभ्यास में 1 मिनट में कितने स्ट्रोक्स लगाए जाते हैं, कितनी बार उदर की पेशियां अंदर जाती गति करती है, तो प्रति मिनट 120 बार। ये ध्यान रखिएगा। तो उतना तो हम अग्निसार में नहीं करते हैं। दोनों असमानता क्या है, अग्निसार में पेट की पेशियों को पूरी तरह श्वास बाहर निकालने के बाद आगे पीछे किया जाता है, यानी बाह्य कुंभक लगा करके किया जाता है। कपालभाति में क्या होता है, पेट के निचले हिस्से से झटके के साथ श्वास को बाहर निकालते हैं, फिर पूरक स्वतः ही होता है, यानी पूरक रेचक चलता रहता है। पेट सामान्य स्थिति में आने के बाद फिर इसी क्रिया को दोहराते हैं। इसमें कहा गया है कि अग्निसार में श्रोणी प्रदेश, पेल्विक प्रदेश पर असर पड़ता है, पेल्विक रीजन पर। कपालभाति वक्ष स्थल पर भी प्रभाव डालता है। कपाल में, चेहरे पर तो डालता ही है, वक्ष स्थल पर भी प्रभाव डालता है। अभ्यास यहाँ तकरीबन कंप्लीट हो गया। कुछ अभ्यास आपको खुद भी करना है। यौगिक अभ्यासों की कुछ प्रमुख बातें ये भी क्यों छोड़े, देख ही लेते हैं। पूजा जी आज क्लास थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि रिवीजन करा के इंपॉर्टेंट पॉइंट कराना है। कोई नहीं सर, करवाइए। देखिए शीर्षासन जो है इसके बारे में क्या कहा गया है, ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसे किसी प्रबल अभ्यास के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। यानी कोई अभ्यास ऐसा हार्ड वाला आपने किया, जैसे सूर्य नमस्कार आपने जल्दी जल्दी किया, प्रबल अभ्यास है, तो उसके ठीक बाद शीर्षासन का अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन आप ले जा रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए कहते हैं शीर्षासन का अभ्यास या तो अभ्यास के शुरू में करते हैं या सबसे लास्ट में करते हैं, श्वास को बिल्कुल सामान्य होने के बाद। पैरों को झटके के साथ ऊपर नहीं फेंकना चाहिए शीर्षासन के अभ्यास में।
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तभी जाना चाहिए जब उसमें प्रवीणता आ जाए। कई स्टेप्स में सूर्य नमस्कार हम लोग, शीर्षासन हम लोग करते हैं, एक स्टेप जब आपका सिद्ध हो जाए तब दूसरे स्टेप में आ जाए, ताकि किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े। लोग पांव पकड़ के खड़े रहते हैं ना एक दूसरे का, उसकी जरूरत नहीं है शीर्षासन में। किनको अभ्यास नहीं करना चाहिए? जिनके कान में पीड़ा होती हो उनको अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर बहरेपन की समस्या है तो शीर्षासन नहीं करेंगे। आंखों की केशिकाएं, ब्लड पाइप कमजोर हो तो नहीं करेंगे। हाई बीपी वाले पेशेंट को शीर्षासन नहीं करना है। हार्ट से संबंधित समस्याओं में भी शीर्षासन नहीं करना है। प्रगमन का क्रम क्या होगा? प्रगमन मतलब कि इसके लिए सहायक आसन कौन से होंगे जिससे कि शीर्षासन आसान हो जाए करना? तो अर्ध हलासन का अभ्यास पहले कीजिए, हलासन का अभ्यास कीजिए, विपरीत करनी का अभ्यास कीजिए, सर्वांग आसन का अभ्यास कीजिए, फिर शीर्षासन में जाएंगे। ये सिद्धांत होगा सरल से कठिन की तरफ, जो हम लोगों ने प्रगमन का सिद्धांत पढ़ा था। वैसे ही अगर सर्वांग आसन हम लेते हैं तो उसका प्रगमन का सिद्धांत क्या होगा? अर्ध हलासन, विपरीत करनी और सर्वांग आसन। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया।